आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। पिछला व्याख्यान पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था, क्योंकि मास्टर ग्लैंड कही जाती है, इसलिए इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत आवश्यक था। आज हम सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ले लेते हैं पहले। डॉक्टर लक्ष्मी राज पुरोहित, उनका 49 इयर्स का पेशेंट है, मेल है, गायक कलाकार है, लेकिन आवाज़ ज़्यादा खींचने पर उन्हें श्वास कष्ट होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए क्या दवा इनको देना चाहिए? इनको एक तो ब्राह्मी अवलेह 1 चम्मच सुबह शाम खाने को देवें। साथ में अकरकरा, मुलहठी, अकरकरा, मुलहठी और वचा, अकरकरा, मुलहठी और वचा, इनको बराबर बराबर मात्रा में योगकुट कर लें और इनकी 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करें। और अकरकरा को लेकर के जैसे सुपारी के टुकड़े काटे जाते हैं, वैसे बारीक टुकड़े काट करके एक शीशे में भर कर रख लें और दिन में कम से कम 3 बार थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको चूसें। जो कफ निकलेगा वो बाहर निकाल दें, अंदर मत ले जाएं। इससे भी कंठ बड़ा मजबूत होता है। साथ में पंचवल्कल क्वाथ, इससे गंडूस और कवल धारण कराएं। हफ्ते में एक दिन जात्यारी तैल या मूर्छित तिल तैल से गंडूस धारण कराएं, गंडूस और कवल। इससे निश्चित रूप से गला मजबूत होगा। इसके अलावा इसमें कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, इनका अभ्यास कराएं। और एक होता है उज्जाई प्राणायाम, जिसमें गले के द्वारा सांस ली जाती है और गले के द्वारा ही छोड़ा जाता है। उज्जाई प्राणायाम ये भी कंठ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। शंख प्रतिदिन बजाएं। अच्छी तरह शंख सुबह और शाम को दोनों टाइम बजाएं। इससे भी लंग्स मजबूत होते हैं। सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार करने से बॉडी लचीली हो जाती है। तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये करेंगे तो निश्चित रूप से गायक कलाकार को आराम प्राप्त होगा। और ये नित्य प्रतिदिन करें, क्योंकि गायन उनका एक व्यवसाय है। तो अपना व्यवसाय ठीक करने के लिए हमें ठीक रहना आवश्यक है। तो जो मैंने विधियां बताई हैं उनका पालन आप जरूर कराएं। डॉक्टर दीप्ति पाथरकर, परपटी कल्प कराया, व्याख्यान में जो मैंने सुना उस तरीके से, और रिजल्ट बहुत अच्छे पेशेंट में प्राप्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि परपटी कल्प हर कोई नहीं कराता, क्योंकि इसमें लगातार 20 दिन पेशेंट को के साथ रहना पड़ता है, छाछ की व्यवस्था करनी पड़ती है और थोड़ा कठिनाई होती है। तो सब चिकित्सक ये नहीं कर पाते। जो बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हैं वही इस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको दीप्ति पाथरकर जी, आपको बहुत ही हार्दिक बधाई। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपने कैसे विधि अपनाई, कितने दिन तक पंचामृत कल्प, परपटी कल्प किया, क्या क्या अनुपान में दिया, छाछ कितनी मात्रा दिन भर में पेशेंट को देनी पड़ी। कुछ यदि विवरण सहित आप
पोस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे जो दूसरे चिकित्सक हैं उनमें उत्साह का वर्धन होगा और वो भी परपटिकल्प, जीर्ण गृहिणी, असाध्य जो मानी जाती है IBS आदि रोगों में वो कर सकेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत ही लाभकर ये चिकित्सा है। डॉक्टर विजय सैनी 30 इयर्स का फीमेल पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। तो कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए निश्चित रूप से कई बार जो पैरासिटिक मूवमेंट है इंटेस्टाइनल के वो डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बरोबर मूवमेंट नहीं हो पाता और मोशन क्लियर नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले 4-5 दिन पंचकोल काढ़ा या त्रिकट चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के पहले 5 दिन तक कराएं ताकि दीपन पाचन हो जाए, आम नष्ट हो जाए। निरामावस्था प्राप्त होने के पश्चात त्रिफला घृत और थोड़ा से सेंधव मिला दें। इससे आभ्यंतर स्नेहपान करें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्ति होने के पश्चात 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें और फिर विरेचन दें। विरेचन में जो 4 औषधियाँ हैं सारंग धर ने जो बताई हैं, अनुलोमन, सनसन, भेदन और रेचन। अनुलोमन के लिए हरितकी, सनसन के लिए अमलतास, भेदन के लिए कुटकी और रेचन के लिए निशोथ। ये प्रत्येक 30-30 ग्राम ले करके यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml डाल करके विरेचनात् देते हैं। क्रूर कोष्ठी है तो निश्चित रूप से इसमें इच्छाभिधि रस का भी प्रयोग 125 मिलीग्राम से 225 मिलीग्राम तक आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप अभ्यंतर स्नेहपान करते हैं तो कोष्ठ का परीक्षण जरूर करें और कोष्ठ के परीक्षण के आधार पर ही आभ्यंतर स्नेहपान तय करें। जैसे मैंने कल बताया था, मृदु कोष्ठी हो तो 30 ml से आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करें, मध्य कोष्ठी हो तो 50 ml से और क्रूर कोष्ठी हो तो 80 ml से चालू करें। कोष्ठ का परीक्षण कैसे करना है ये कल मैंने विस्तृत आपको बताया था। आप मात्र त्रिफला चूर्ण रात को दे दें भोजन के 2 घंटे बाद सोते टाइम। सुबह यदि 1 से 3 बार मोशन हो जाए तो मृदु कोष्ठी, 1 ही बार हो तो मध्य कोष्ठी और बिल्कुल न हो तो क्रूर कोष्ठी। गर्म दूध पिलाने से, गाय का गर्म दूध 1 गिलास अगर पी लें उससे भी इस प्रकार के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। गुणम इक्षुरसम मस्तु क्षीरम मूलितम दधि पायसम कृष्णा सर्पि काश्मर त्रिफला रसम द्राक्षारसम पीलूरसम जलम उष्णम मथाम्बुआ मध्यम व तरणोपयुक्त मृदु कोष्ठे विरिचते। ये विधि बताई हुई है। देखिए मैंने आप सामान्य विधि बताई, कोष्ठ का परीक्षण जरूर करें। डॉक्टर नेहा साहू 8 इयर्स का बच्चा है, हाइट उसकी कम है, 5 वर्ष के बच्चों जैसी हाइट है। तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाइट बढ़ाने के लिए कोई एकदम चुनी हुई औषधि नहीं है कि इसको खाने से हाइट बढ़ जाएगी। खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें, ब्राह्मी औले आमल की रसायन का सेवन कराएं और सूर्य नमस्कार दोनों टाइम कम से कम 20 बार दोनों टाइम सूर्य नमस्कार कराएं। इसके अलावा ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन और प्रयास करें कि कोई चीज से लटके, ऊपर हाथ को उठा करके और ऊपर हाथों से पकड़ करके और ऊपर नीचे हो, ऐसा प्रयास करें। ये आयु अत्यंत छोटी है, 20-22 साल तक वृद्धि बच्चों में होती है, इसलिए कोई चिंता न करें। खान पान का ध्यान रखें, कृमिनाशक दवाई जरूर देते जाएं। उसमें पलाश बीज चूर्ण और वेडंग चूर्ण ये 5 ग्राम ले लें, गुड़ में मिला करके 15 दिन में 1 बार पेशेंट को जरूर दें। ये भी एक कारण होता है जिससे ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, कभी कभी उसकी कमी की वजह से भी होता है। चूँकि बच्चा है तो इसमें शोधन तो अभी हम करा नहीं सकते,
लेकिन सिद्ध अवस्थी, युक्त रक्त अवस्थी, ब्राह्मण अवस्थी का सेवन तो आप पेशेंट में करा ही सकते हैं, क्योंकि वस्ती, अनुवासन वस्ती और प्रतिमर्शनस आजन्म मरणम सस्तम प्रतिमर्शस्तु वस्तिवत, ये आजन्म दिए जा सकते हैं। तो इसका ध्यान आप रखें। एक अरविंदासो आता है, अरविंदासो 1 चम्मच सुबह शाम उतना ही पानी मिला के सेवन कराएं। बाल चतुर्भद्र एक सिरप आता है, ये 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पिलाएं। ये सब करने से निश्चित रूप से पेशेंट में हाइट बढ़ जाएगी। डॉक्टर उषा तभानी, इन्होंने डायबिटीज़ पर एक लेक्चर चाहा है। चलिए, लेक्चर तो हम देंगे ही, पर डायबिटीज़ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में समझ लें। यदि रोगी बलवान है, दोष भी बलवान है, ऋतु बलवान है, ऐसी अवस्था में डायबिटिक रोगी का शोधन कराना चाहिए। लेकिन रोगी बलवान नहीं है, कमज़ोर है, दोष भी बलवान नहीं है, ऐसी अवस्था में संक्रमण चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा करनी चाहिए। स्थूला प्रमेही बलवान है का कृशस्त का परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृष्ण संशोधम दोष बलादिकर्षो संशोधन नाहरति प्रमेहि तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्या मंथा कषाया यवचूर्णलेय प्रमेह शांति लघुवस्य भक्षा। तो वमन विरेचन कराने के पश्चात तो प्रमेहग्न वस्ती, जिसमें चिरायता है, निम्ब है, रासना है, ऐसे 5 चीज़ें हैं। आप देख लीजिएगा, क्लिनिकल पंचकम जो मेरी किताब है उसमें है। अन्यथा चरक सिद्धि स्थान 8 श्लोक नंबर 8, वहाँ पर ये बस्ती आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ, माँ मज्जक घनबटी और गुड़मार घनबटी, ये बहुत ही उपयोगी। 2-2 गोली 2 बार या 3 बार आप दे सकते हैं। बसंत कुसुमाकर तो देना ही है। बसंत कुसुमाकर 125 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ या दुग्ध के साथ आप पेशेंट को सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा एमिल फार्मास्यूटिकल की एम्ब्री प्लस ग्रेन्यूल्स और एम्ब्री प्लस कैप्सूल, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। डायबेकॉन टेबलेट जो हिमालय की है वो भी बहुत ही कार्यकारी है, तो इनका प्रयोग आप करें। मधुमेहारी चूर्ण एक आता है, 1 चम्मच सुबह शाम भोजन के पहले देवें तो निश्चित है डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज़ में खाने पीने का बड़ा महत्व है। कम से कम गेहूं का प्रयोग करें, कम से कम शक्कर का प्रयोग करें। जो ऑयल बाज़ार में आता है उसका भी प्रयोग कम करें। मोटे अनाजों का सेवन ज़्यादा करें। रात्रि में रोटी आदि का सेवन न करें। सिर्फ लौकी की सब्जी खाएं या लौकी का जूस बनाकर, सूप बना करके आप रात्रि में ले सकते हैं। आप देखेंगे डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। दोपहर को 1 या 2 चपाती, वो भी बाजरे की या मक्के की या ज्वार की आप लेवें। खाने में चावल न लें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल न, इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। साथ साथ में योगाभ्यास, प्राणायाम और टहलना, तेज चलना, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, मल प्रवृत्ति के बाद गुदराह होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। इसके माने हुआ कि गुदा प्रदेश में इन्फ्लेमेशन है किसी कारण से, इसी वजह से जब मल प्रवृत्ति होती है तो उनको उदरदाह होता है, गुददाह होता है। खान पान में मिर्ची, तली वाली चीज़ें बिल्कुल न लें। ज़्यादातर हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। लौकी है, गिलकी है, इनका ज़्यादा सेवन करें। आलू, भिंडी, बैगन और मैदा ये बिल्कुल न लें।
इससे रोगी को काफ़ी आराम प्राप्त होगा। मैं सलाह दूंगा कि इसको एक बार आप विरेचन करा दें। पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम ये दिन में 2-3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट सुक्तिन या टैबलेट अल्सरेक्स 2 गोली दिन में 2 बार, इसका भी सेवन आप पेशेंट में करा सकते हैं। एक बार गुदा का परीक्षण जरूर करा लें। कहीं पाइल से फिशर या फिस्टुला टाइप के लक्षण तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, ये देख लें। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में नहीं है इसलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि प्रतिदिन 20 ग्राम अमलतास का गूदा यौकुट कर ले, 4 कप पानी में पकाएं, 1 कप बचे तब रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद सेवन करा दें। ये पित्तनाशक है और हल्का परगेटिव भी है। 1-2 मोशन होंगे, इससे पित्त यदि प्रकोपित है वो बाहर निकल जाएगा। यदि गुदा में इन्फ्लेमेशन है वह भी ठीक हो जाएगा। तो ये उपाय करने से पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर अनु गुप्ता 75 इयर्स ओल्ड फीमेल है। पैरों में सूजन है और घुटनों में दर्द भी है। अब ये 75 साल की उम्र है तो निश्चित रूप से इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, संधिवात। आप नी को आगे पीछे करें, यदि क्रैप्स कटकट आवाज आए तो समझ लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है। चूंकि स्वेलिंग है तो आमवात भी हो सकता है, क्योंकि संधिवात में स्वेलिंग नहीं होती या बहुत कम होती है, लेकिन आमवात में स्वेलिंग होती है। तो इसके लिए RA टेस्ट और एक्सरे करा लीजिए। और यदि आमवात है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आमवात का दीजिए। इसमें आमवात यदि है तो पत्रपिंड श्वेद, नाड़ी श्वेद करें। दशांग लेप और दशमूल क्वाथ इनके चूर्ण को लेकर के बाकायदा लेप तैयार करें और उसमें कांजी, नारायण तेल डाल करके 2-2 चम्मच और बढ़िया लेप तैयार करें और घुटनों में लेप लगाएं और एक व्रणपट्ट बंधन कर दें ताकि वो औषधि बाहर ना निकले। आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया सुबह शाम को दोनों टाइम पेशेंट में दें। सिंहनाथ गुगुल, महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक मैं चूर्ण एडवाइस करता हूँ सबको। 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 50 ग्राम शुंठी और 25 ग्राम पिपली, इन तीनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। दूसरा, मृदु शोधन जरूर कराएं। वातव व्याधियों में मृदु शोधन कराने का उल्लेख है। मृदु शोधन में आप एरन तैल से आप विरेचन करा सकते हैं या अभ्यंतर स्नेहपान करा के मृदु शोधन कराएं, मृदु विरेचन कराएं। तो इससे जो अपान वायु का अवरोध है वो खत्म होगा और पेशेंट को अच्छा लगेगा। तो ये ट्रीटमेंट देने से निश्चित है रोगी को आराम होगा, सूजन भी कम होगी और नी पेन भी कम होगा। पैरों में सूजन, रिटर्न ऑफ ब्लड उतनी तेजी से नहीं होता, इससे पैरों में सूजन आ जाती है। कई बार हार्ट डिसीज के कारण, लिवर डिसीज के कारण या किडनी डिसीज के कारण भी स्वेलिंग होती है। इसलिए प्रॉपर डायग्नोस करके और फिर ट्रीटमेंट करें। पेशेंट को चलने के लिए ज़रूर बोलें। कई बार जो है अब उनकी उम्र 75 है
अगर वो बिल्कुल नहीं चलते फिरते हैं तो निश्चित रूप से स्वेलिंग होना वाजिब है। इसलिए उनको कम से कम, अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कम से कम आधा घंटा घूमना चाहिए। इससे स्वेलिंग निश्चित रूप से ख़त्म होगी। दूसरी बात, जब पेशेंट सोए तो नीचे एड़ी के नीचे तकिया रख दें ताकि थोड़ा ग्रेविटेशन कारण स्वेलिंग में कमी आएगी। एरंड भ्रष्ट हरित की रात्रि में 2.5 ग्राम जरूर दे दें, जिससे उनका मोशन क्लियर हो। डॉक्टर सुकुमार जोशी जी ने मेरा मोबाइल नंबर चाहा है, आप नोट कर लें, 9920486729। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9920486729। डॉक्टर दीप्ति पाथरकर, इन्होंने पूछा सिलेजोत्यादिलौ किस फार्मा से लेना चाहिए या कौन सी फार्मा बनाती है। तो लगभग सारी फार्मा बनाते हैं। एक तो कालेड़ा, कृष्ण गोपाल कालेड़ा अजमेर, डाबर इंडिया, ये भी बनाते हैं। लगभग सभी फार्मा इस औषधि को बनाते हैं। इसकी मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा शहद के साथ आप दे सकते हैं। क्योंकि इसमें शिलाजीत रहता है तो वातव व्याधि में, मधुमेह में, शोथ के रोग में, इन सब में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अनुगुप्ता, डॉक्टर अनुगुप्ता, उनका फीमेल पेशेंट है। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सुकुमार जोशी का भी मैंने बताया आपको। अब डॉक्टर अनुगुप्ता का दूसरा प्रश्न है, किताब कहाँ से मिलेगी। तो आप टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 9425092284। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 9425092284। ये डॉक्टर विनोद बैरागी का है, उज्जैन रहते हैं। आप इनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको किताब भेज देंगे, आप बात कर लीजिए। और कोई दिक्कत जाए तो फिर मेरे को भी बताइएगा। डॉक्टर नेहा साहू, 2 साल का बच्चा है और उसको निमोनिया हो गया है, कफ नहीं निकल पा रहा है। ऐसे पेशेंट में, निमोनिया के पेशेंट में बच्चा है तो घर में जो उपलब्ध औषधियाँ हैं जैसे लहसुन, प्याज, हल्दी और अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी और अदरक, इनको समभाग लेकर के बारीक अच्छी तरह पीस लीजिए और इसका लेप छाती में लगाइए दिन में 2 बार। इससे जो वक्ष प्रदेश में वेदना होती है वो शांत होगी। ये लेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रयोग आप जरूर करें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी, इनको बारीक पीस करके तो छाती में लगाएं। एक अनुभूत योग बता रहा हूँ मैं आपको। स्वर्णक्षीरी एक वृक्ष होता है, वृक्ष नहीं, छुप होता छोटा से, उसमें कांटे होते हैं उसमें पत्तों में, और उसके फूल जो है वो बिल्कुल स्वर्ण जैसा पीला, बहुत सुंदर लगता है, इसलिए उसका नाम स्वर्णक्षीरी रखा है। पत्ते तोड़ने पर थोड़ा दूध भी निकलता है। इसकी जड़ उखाड़ लें, साफ कर लें और 1 चम्मच रस निकाल करके सुबह शाम 3 दिन देवें। 3 दिन में निमोनिया कंट्रोल में आ जाता है। औषधियों में इसमें रस पिपरी रस 60 मिलीग्राम, टंकण भस्म 60 मिलीग्राम और स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम,
कफ केतु रस 60 मिलीग्राम, इन सबको मिला करके पुड़ियाँ बना लें और एक पुड़िया सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार देवें। इससे पेशेंट को, बच्चे को तुरंत आराम प्राप्त होगा। साथ में बाल चतुर्भद्र सिरप आधा चम्मच दिन में 3 बार, अरविंदासो आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप रोगी को पिलाएं, पेशेंट को पिलाएं। खान पान में ध्यान रखें, खट्टी चीज़, तली मली चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम ये बिल्कुल न लें और गर्म पानी से स्नान पेशेंट में कराएं और सरसों तेल की अच्छी तरह रोगी में मालिश करें। सरसों तेल की मालिश बहुत ही आवश्यक है। इसमें सरसों तेल में थोड़ा से मेथी डाल के कड़कड़ा लें, फिर छान करके उससे मालिश भी आप पेशेंट को कर सकते हैं। तो इस तरीके से निमोनिया को आप जीत सकते हैं। ज्वर की मात्रा हो, ज्वर अधिक हो तो त्रिभुवन कीर्ति रस उसमें मिला दें, या त्रिभुवन कीर्ति और गोदंती ये अलग से देवें। त्रिभुवन कीर्ति 60 मिलीग्राम, गोदंती 125 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार दें। इससे फीवर जो है वो डाउन होगा। और लेप दिन में 2 बार करें, इससे जो छाती में वेदना होती है उससे भी आराम प्राप्त होगा। हमारे साथ प्रिय चिकित्सक जुड़े हुए हैं, आप सबको सादर अभिनंदन। डॉक्टर अमित पांडे जी, डॉक्टर उषा तबानी, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर विकेश महाजन जी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर अनुराग अहिरवार जी, डॉक्टर रंजीत शर्मा जी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर निर्मला स्वाल नेपाल से हैं, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर ज्योति बाला डामोर, डॉक्टर प्रदीप मानवी जी, डॉक्टर बलराज सिंह, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर संजय जी आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर वंदना पाठक जी, अदिति त्रिपाठी जी, डॉक्टर KN गांगवार जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर हेमलता GS, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर योगेश महाजन और डॉक्टर बलविंदर सिंह, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपनी रुचि प्रकट करते हैं। अब आइए सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको आक्षेपक ज्वर कह सकते हैं, क्योंकि ज्वर के साथ इसमें कन्वर्जन्स आते हैं और इसीलिए उसको आक्षेपक नाम दिया है। सेरिब्रोस्पाइनल फीवर के नाम से तो कोई रोग आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, लेकिन माधव निदान ने सेरिब्रोस्पाइनल फीवर को सामने रख करके उन्होंने आक्षेपक ज्वर के नाम से वर्णन प्रस्तुत किया है। इस रोग में रोगी के अंग प्रत्यंग प्रायः आक्षेप युक्त एवं संकुचित होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, कन्वर्जन आते हैं और मसल्स में संकोचन या कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता रहता है। रोगी संज्ञा शून्य हो जाता है कभी कभी, और तब इस घोर ज्वर को आक्षेपक ज्वर कहा जाता है। इसमें इसे मेनिंजाइटिस या सेरिब्रोस्पाइनल फीवर कहा जाता है। मेनिंजाइटिस में भी यही लक्षण मिलते हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फीवर में मिलते हैं। यह फीवर एक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, अर्थात ये संक्रामक रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम है मेनिंजोकॉकस बैक्टीरिया, मेनिंजोकॉकस बैक्टीरिया।
इसके इन्फेक्शन से यह रोग होता है। इट इज inflammation response to bacterial infection of the pia, arcuate and the cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid और पाया arcuate में इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसके इन्फेक्शन से, फलस्वरूप ज्वर की उत्पत्ति होती है। निदान देखें तो जहाँ पर धूल धुआं अधिक होता है, ऐसे स्थान में रहते हो जहाँ धूल धुआं ज़्यादा हो, बहुत ही कंजेस्टेड जगह में निवास करते हो, बहुत निर्धन दुर्बल व्यक्ति हो, तथा बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में यह रोग अधिक पाया जाता है। नासा, गले के रोग तथा प्रतिश्याय भी इस रोग में सहायक कारण हो सकते हैं। संप्राप्ति, उपरोक्त निदान के सेवन करने से विष की उत्पत्ति होती है। मस्तिष्क मूल में स्पाइनल कार्ड को आच्छादित करने वाली कला के अंदर लसिका को पूयुक्त कर बढ़ा देता है। संपूर्ण दोषों का प्रकोप कर चेष्टा वह नाड़ियों को अत्यंत उत्तेजित कर देता है, जिससे अंगों में आक्षेप एवं हस्तपाद में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकोच उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी संज्ञा का भी नाश हो सकता है। आइए संप्राप्ति घटक देखें तो दोष, इसमें तीनों दोष कुपित होते हैं। दूष के अंतर्गत रस, लसिका का अंतर्भाव होता है। स्रोतस जो दूषित होते हैं वो हैं रसवाह और संज्ञावाह। इस रोग का अधिष्ठान है मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी। आइए लक्षण कौन कौन से प्राप्त होते हैं ये देख लेते हैं। तो सीवियर हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, राइगर्स, ठंडी लेके बुखार आता है, ट्रेमर्स, हाथ पैर में कंपन होना प्रारंभ हो सकते हैं, गर्दन में स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस ऑफ द लिम्ब, हाथ पैरों में भी जकड़ाहट पैदा उत्पन्न हो जाती है और कंटिन्यूअस फीवर रहता है। ड्रॉजीनेस, कंफ्यूजन, डिलेरियम, कन्वल्जन्स और रेड स्पॉट्स, रेड रेशेस ऑल ओवर द बॉडी, ये लक्षण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। सिर का पीछे वाला भाग खिंच जाता है, तीव्र ज्वर होता है, दुर्बलता होती है और यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो 1 से 3 दिन के अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, यह तीव्र संक्रामक रोग है, बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए चिकित्सा पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो रोगी को स्वच्छ हवा एवं प्रकाश युक्त स्थान में रखना चाहिए। प्रथम 4 से 6 दिन तक लंघन कराएं। प्यास लगने पर सडंग पानी या लवंग से सिद्धित जल का सेवन कराएं। ग्रीवा पृष्ठभाग में हॉट वाटर से सिकाई करें, दिन में 2-3 बार। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। मूर्छित अवस्था में करवट बदलते रहना चाहिए। इसके साथ ही लाक्षणिक चिकित्सा करना, जैसे तीव्र ज्वर होने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए। रोगी का समुचित देखभाल करना है और प्रारंभ में आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। आयुर्वेद में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम और गोदंती 250 मिलीग्राम, ये पुड़िया एक ऐसे दिन में 3 पुड़ियाँ आप देवें। इससे निमोनिया में सेरिब्रल स्पाइनल फीवर में
आराम प्राप्त होता है। ये दूसरा योग है महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है, दिन में 2-3 मात्रा आप देवें सीवियरिटी के आधार पर। एक और रस योग है मूर्छांतक रस 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे 2 या 3 मात्रा शहद के साथ आप पेशेंट को देवें। एक और योग है जो बहुत ही उपयोगी है, बृहद कस्तूरी भैरव रस 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2 या 3 पुड़ियाँ आवश्यकता अनुसार आप दे सकते हैं। बटियों में संजीवनी बटी, ये बहुत ही उपयोगी है बुखार के लिए खास तौर से। शंशमनी बटी, सौभाग्य बटी, ये तीनों ज्वराधिकारी की हैं। इनका प्रयोग आप 2-2 गोली की मात्रा में आप कर सकते हैं। संजीवनी, शंशमनी या सौभाग्य बटी। कन्वर्जन ज़्यादा आ रहे हो ऐसी अवस्था में ब्राह्मी बटी और चंद्रप्रभा। ब्राह्मी बटी 2 गोली, चंद्रप्रभा 2 गोली दिन में 2 बार देना चाहिए जब कन्वर्जन्स ज़्यादा पेशेंट को आ रहे हो। चूर्णों के अंतर्गत सारस्वतारी चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, और दूसरा एक अनुभूत चूर्ण है, उसमें वचा और जटामांसी, वचा और जटामांसी बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन आप करा सकते हैं। सुदर्शन चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुदर्शन घन बटी भी आती है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आश्वारिष्ट में सारस्वतारिष्ट और 10 मूलारिष्ट। सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराना चाहिए। द्राक्षासव, यह भी पेशेंट के लिए हितकारी होता है। च्यवनप्राश, ब्राह्मी अवलेह, ब्राह्मी रसायन, क्योंकि रोगी बड़ा कमज़ोर हो जाता है और जैसा आप जानते हो कि ये सुषुम्नागत व्याधि है, ऐसी अवस्था में ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह का प्रयोग आप जरूर करें। इससे रोगी को यह जो रसौषधियाँ मैंने बताई उनका आप ब्राह्मी अवलेह के साथ ही सेवन करें तो दोनों काम हो जाएगा। अनपान का भी काम हो जाएगा, शहद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और साथ साथ में ब्राह्मी रसायन ये खुद चिकित्सा के लिए भी श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरे समय व्याख्यान में उपस्थित रहते हैं, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। कल फिर इसी समय उपस्थित होकर के किसी अन्य व्याधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।